वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल मोदी ट्री में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 12 कक्षा 12 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर देखने वाले हैं। पूरा पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ऐसा मटेरियल आपको अन्य किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला, ये आप सभी जानते हो। तो वीडियो की शुरुआत में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। यदि आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर विषय पर, टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं विभाग ए से, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, आलेख किस प्रकार के वितरण हेतु बनाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, गाला असाइनमेंट का जो यानी जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो है ये। गाला असाइनमेंट में से मैंने लिया है पेपर नंबर 1। इसको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न इस बार 2021 में पूछे जाएंगे। ओके, तो हमारा आंसर है सतत। अगला प्रश्न है, 2014 में विश्व में मानव विकास की दृष्टि से भारत कौन से क्रम पर था। तो 130वें स्थान पर था और फर्स्ट नंबर पे था नॉर्वे। अगला है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक पीक्यूएलआई का महत्तम मूल्य कितना होता है। तो इसका महत्तम मूल्य होता है 100। मांग में वृद्धि होने के कारण सर्जित मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अगला है, रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ। 1949 में। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापारिक बैंक के मुख्य रूप से कितने प्रकार की जमा राशि होती है। 3 प्रकार की जमा राशि। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शहरी क्षेत्र में व्यक्ति के भोजन के न्यूनतम दैनिक कितनी कैलोरी निश्चित की गई है। तो 2100 कैलोरी, यानी इतना भोजन कम से कम मिलना चाहिए एक व्यक्ति को दिन में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में भारत में सबसे कम गरीबी किस राज्य में देखने को मिली थी। वो थी गोवा में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की उत्पादन पद्धति बेरोजगारी में बढ़ोतरी करती है। पूंजी प्रदान। क्योंकि देखिए, पूंजी प्रदान उत्पादन पद्धति में क्या होता है, मैक्सिमम मशीन्स का यूज होता है, मानव श्रम का उपयोग नहीं होता है। और दूसरा कि पूंजी प्रदान जो चीजें उत्पादन होती है वो सभी नहीं कर पाते, इसलिए। अगला है, अनिवार्य रूप में बेरोजगारी का विचार किस श्रम की पूर्ति के संदर्भ में किया गया है। सक्रिय। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। चीन। दूसरे नंबर पर भारत, और इंशाल्लाह हम लोग भी दूसरे नंबर पे आ सकते हैं, अब पहले नंबर पे आ सकते हैं, कोशिश जारी है। अगला प्रश्न है, रेलवे यह किस प्रकार की उद्योग का उदाहरण है। ये सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है, बड़े पैमाने के उद्योग में कितना पूंजी निवेश अनिवार्य है। 10 करोड़ से अधिक। अगला प्रश्न है, आकर्षक स्थानांतरण की असर किस प्रकार की होती है। तो उत्तर है सकारात्मक। लेन देन की तुलना में कितने खाते होते हैं। 2 खाते होते हैं। आप लोग लिखते भी जाइएगा। अब देखिए, अब एक एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, आकृति अर्थात क्या। तो इसका उत्तर है अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। अब ये सब ये देखिए, आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिखते भी जाइए, तो आपको ता उम्र याद रहेगा। अगला प्रश्न है, आलेख बनाने और समझने के लिए किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। तो आलेख बनाने और समझने के लिए आंकड़ा शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला है, प्रति व्यक्ति आय अर्थात क्या। तो देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि भारत में जो भी आय हुई उसको 130 करोड़ से भाग दीजिए, तो जो आंकड़ा मिलेगा वो हमारी होगी भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। अगला है, भारत में मध्यस्थ बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आरबीआई भारत की मध्यस्थ बैंक है। एटीएम का पूरा नाम बताइए। वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा अर्थात क्या। तो देखिए, गरीबी के आय रूपी दृष्टिकोण से जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा, यानी जो मिनिमम नीड्स है उसके लिए कितना पैसा चाहिए उसको निश्चित जो करता है उसे कहते हैं गरीबी रेखा।
बेरोजगारी के प्रकारों को जानने के लिए 4 मापदंड किसने प्रस्तुत किया? तो राजकृष्ण समिति ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, मृत्यु दर का सूत्र बताइए। तो मृत्यु दर का सूत्र है, एक वर्ष दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या बटे कुल संख्या, कुल जनसंख्या गुणे 1000। ये सूत्र आप लोग लिख लेना। अगला प्रश्न है, नकद फसल के 2 उदाहरण दीजिए। नकद फसल यानी जिसको बेचने पर लाभ अधिक हो और जिसकी जो डिमांड ज्यादा हो। तो नकदी फसल में आता है मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, सूर्यमुखी, कपास, ये सब इसके अंतर्गत आता है। गन्ना, रबर, कपास, सन, ये सब मैंने उदाहरण बता दिए, आप लोग याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। अगला प्रश्न 26 नंबर का, लेन देन की तुलना में घाटा है, ऐसा कब कहा जाता है? तो जब उधार खाते का योग जमा खाते के योग से अधिक हो, यानी ज्यादा उधार आ जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? घाटा। अगला प्रश्न है, व्यापार तुला का अर्थ बताइए। तो किसी एक वर्ष के दरमियान देश की भौतिक स्वरूप की वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्यों का हिसाबी विभाग, योग अर्थात व्यापार तुला। बराबर, इसको याद रख लीजिएगा। गृह उद्योग अर्थात क्या? तो साधारण औजारों के द्वारा, बिजली और यंत्रों के बिना, नहिवत पूंजी निवेश द्वारा चलने वाले उद्योग को गृह उद्योग कहते हैं। जैसे पापड़ बनाने वाला उद्योग हो गया भाई, फिर घर पे जो कढ़ाई बुनाई करते, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही कम पूंजी लगती है, बिजली और यंत्रों का उपयोग नहीं होता है। इसमें किसका उपयोग होता है? मानव श्रम का। अगला प्रश्न है, भारत में विशिष्ट आर्थिक विस्तार का अमल किस वर्ष में हुआ? तो वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण अर्थात क्या? स्थानांतरण यानी माइग्रेशन। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान अपने मूल वतन से दूर देश या विदेश में नौकरी, धंधा, व्यवसाय या अधिक ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आजीवन निवास करे, तो उसे स्थानांतरण कहा जाता है। यानी व्यक्ति अपना मूल वतन छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा है, किस लिए जा रहा है भाई? नौकरी के लिए, धंधा करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, अथवा लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं हम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए विभाग सी। पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र में आकृति एवं आलेख का महत्व बताइए। तो पहले महत्व देखिए, सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटा लगने वाले अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल बनता है और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। तो आकृति क्या है, अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में आती है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी समझ सकता है, तो चीजें आसान हो जाती है। दूसरा मुद्दा है, देखिए इसी तरह मुद्दे में लिखे, मैंने बेहतर लिखने की कोशिश की है ताकि आपके बोर्ड में पूरे मार्क्स आए। ओके, और मैं आप लोगों से दोस्तों कहूंगा, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि सबके अच्छे मार्क्स आए। अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को भी आसानी से समझा जा सकता है। अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों के अलग अलग वर्षों के रुझानों को सरलता से एक ही आकृति अथवा आलेख में दिखाया जा सकता है। ये 2 से 3 साल या ज्यादा वर्ष की जो डेटा है उसको हम एक ही आकृति, एक ही ग्राफ में दर्शा सकते हैं। अगला मुद्दा है, अर्थतंत्र के कुछ तत्वों के लिए वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र एवं समयावधि के बीच तुलना सरलता पूर्वक से की जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, आलेख के प्रकार बताइए। तो पहला है सामयिक, आलेख के प्रकार में है सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख, सतत आवृत्ति वितरण द्वारा आवृत्ति वितरण रखने वाली जानकारी के लिए आलेख, स्तंभालेख, आवृत्ति बहुकोण, आवृत्ति वक्र, संचयी आवृत्ति वक्र, और तीसरा प्रकार है लघु गुणक आधारित आलेख। ओके, देखिए अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की कोई 2 मर्यादाएं बताइए। तो आर्थिक वृद्धि में सिर्फ परिणात्मक परिवर्तनों को ही ध्यान में लिया जाता है। आर्थिक वृद्धि की संकल्पना मर्यादित है, वह सिर्फ उत्पादन में हुई वृद्धि एवं अधिकता की मात्रा को ही दर्शाता है। इसे जीवन स्तर पे क्या सुधार आया लोगों के, उसका इसमें डेटा हमको नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंक में कितने घटक हैं, उनके नाम बताइए। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंक के 3 घटक हैं। पहला है शिक्षा के अनुपात। शिक्षा का अनुपात, देश में साक्षरता का अनुपात शिक्षा की स्थिति को दर्शाता है। अपेक्षित आयु, बालक जन्म के समय से वह कितने वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा,
ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। बाल मृत्यु दर वर्ष दौरान जीवित जन्मे प्रति 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना मृत्यु पाने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। ओके, तो प्रति 1000 बच्चों में से और आयु 1 वर्ष से कम होनी चाहिए। मुद्रा के प्रकार बताइए। पहला है वस्तु मुद्रा, पशु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा और बैंक मुद्रा। ये याद रखिएगा, ये आप रटोगे तो नहीं आएगा, इसको बार बार लिखिए दोस्तों। अगला है मुद्रास्फीति के लक्षण बताइए। तो मुद्रास्फीति के लक्षण में पहला है भाव में निरंतर वृद्धि होती है। अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते हैं। मुद्रा का मूल्य घटता है, यानी जैसे हमारा जो रुपया है डॉलर के सामने गिरता जा रहा है, ये मुद्रास्फीति के लक्षण है। सभी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, ये भी मुद्रास्फीति के लक्षण है। पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद बढ़ता भाव स्तर मुद्रास्फीति है। अगला प्रश्न है रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट का अर्थ बताइए। तो देखिए पहले रेपो रेट समझिए। जब व्यापारिक बैंकों को अति अल्पकालीन मुद्रा की आवश्यकता होती है तब वह आरबीआई के पास से मुद्रा लेती है, और जिस दर से आरबीआई व्यापारिक बैंकों को मुद्रा प्रदान करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी कि जो कोई बैंक है, जैसे कि आपका आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, ये आरबीआई से लेंगे 15 दिन की, जैसे मुद्रा भी वो देखिए समय भी दिया गया 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन। तो इसमें जो आरबीआई जो बैंक रेट चार्ज करेगा, जैसे मान लो 4% किया तो 4% क्या हो गया रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट, जब आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण चाहिए तब वह व्यापारिक बैंकों के पास से ऋण लेता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई भी ऋण लेता है, आरबीआई जो रेट चुकाता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। सरकार की बैंकर के रूप में आरबीआई का कार्य समझाइए। आरबीआई जैसे मध्यस्थ बैंक के सरकारी बैंक किसके कहते हैं, ये सरकार का कार्य चलाती है। तो उसके कार्य क्या है? तो आरबीआई केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की बैंक है। पहला मुद्दा, सरकार के एजेंट, मुद्रा की एजेंट एवं मौद्रिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आरबीआई एजेंट के रूप में सरकारी बॉन्ड, सरकारी खाते, चलनी सिक्के आदि का संचालन करती है। जो देखिए जो भी नोट है, करेंसी है, ये सब कौन बनाता है? आरबीआई। लोन वगैरह द्वारा एकत्र होने वाले सरकारी भंडार मध्यस्थ बैंक में जमा रखा जाता है और मध्यस्थ बैंक उसकी व्यवस्था करती है। अगला प्रश्न है हमारा सापेक्ष गरीबी का अर्थ उदाहरण देकर बताइए। कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में गरीब कहलाता है। इस प्रकार की गरीबी को सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष यानी कंपैरिजन, जब हम किसी के साथ उसकी तुलना करते हैं तो बन जाता है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में समाज में रहने वाले अलग अलग व्यक्तियों की आय के आधार पर तुलना की जाती है। देखिए ए बी सी 3 वर्ग है। पहला वर्ग है उसकी आय है 0 से 30,000, दूसरा है उसकी 30,000 से 1 लाख, तीसरा वर्ग है 1 लाख से 1.5 लाख। तो समाज का वर्ग एक ही आय है 0 से 30,000, उसके सामने बी की आयु 1 लाख तक है। इस तुलना में ए यह बी की अपेक्षा कम आय पर प्राप्त करता है, तो ए क्या कहलाएगा? बी की अपेक्षा गरीब कहलाएगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण गरीबी के कारण संक्षेप में बताइए। तो पहला है प्राकृतिक परिबल और दूसरा है जनसंख्या संबंधी परिबल। प्राकृतिक परिबल क्या है? देखिए पहला, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की खेती ये वर्षा पर आधारित है और वर्षा अनियमित होती है। तो अनियमितता के कारण क्या होता है? कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी अकाल आ जाएगी, जिससे कारण खेती बर्बाद होती है। तो किसान स्वाभाविक है कि वो बेचारे गरीब होंगे और इसी कारण गरीबी गांव में बढ़ती है। जनसंख्या पर संबंधी परिबल, भारत में स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य की सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई। तो पहले जो लोग मृत्यु दर थी बहुत ज्यादा होती थी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने लोग कहते कि हम 6 भाई 6 भाई बहन, 8 भाई बहन, 10 भाई बहन थे और अंत में बचते कितने थे? जीवित 2। आज वो इस तरह का सिस्टम है। तो अब क्या हो गया है कि मृत्यु दर कम हो गई है, जिससे जनसंख्या वहां पर बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पा रही। जिस स्पीड में जनसंख्या बढ़ रही है उस स्पीड में रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे।
फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी का प्रमाण बढ़ा। अगला है घर्षण जन्य बेरोजगारी का अर्थ उदाहरण सही समझाइए। तो पहले अर्थ समझिए। यदि उत्पादन पद्धति में चीज वस्तु की मांग या उत्पादन में परिवर्तन होने से या नए संशोधन नई टेक्नोलॉजी के कारण बाजार में नई वस्तुओं के प्रवेश से बेरोजगारी का सर्जन हो तो इस बेरोजगारी को घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। आपको एक उदाहरण बता दूं, जैसे पहले कॉटन का जो कपड़ा था वो हाथों से बनाया जाता था, उसके बदले किससे बनाया जाने लगा? मशीन से। मशीन से जो प्रोडक्शन होता था सस्ता भी होता था, अच्छा भी होता था। तो स्वाभाविक है कि जो हाथ से जो मजदूरी करते थे वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है इसे हम कहते हैं घर्षण जन्य बेरोजगारी। उदाहरण देखिए, अब साधारण मोबाइल फोन के स्थान पर स्मार्टफोन मोबाइल फोन आ गया है। तो जो साधारण उत्पाद मोबाइल फोन है उसका विक्रय मरम्मत के क्षेत्र से जो श्रमिक है वो क्या हो जाएंगे? उनको काम कम मिलेगा। काम कम मिलेगा तो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। इसे कहते हैं घर्षण जन्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब और किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। इस योजना का हेतु प्रत्येक खेत को पानी, इस उद्देश्य को सार्थक करना है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और देश के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो, इस उद्देश्य से कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई योजना अमल में लाई गई। अब हमारे विभाग डी की ओर इन प्रश्नों के उत्तर हमको मुद्दा सा लिखने हैं। कंप्यूटर इंटरनेट के उपयोग के भय स्थान बताइए, यानी इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो भय स्थान है, कंप्यूटर एक यंत्र है, साधन है और वह अध्ययन सामग्री नहीं है। वह अध्ययन की प्रक्रिया सरल बनाने में सहायता करता है। इसका उपयोग ज्ञान या अध्ययन के प्रतिस्थापन में नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त हमें कंप्यूटर के प्रोग्राम से संबंधित जानकारी ना हो तब हम गलत आकृति या आलेख या गलत औषध इत्यादि प्राप्त कर खुद को मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो देखिए, कंप्यूटर है उसका एक सिस्टम होता है, वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप गलत डेटा उसमें से निकालेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन जो होगा आपका वो गलत होगा। इंटरनेट के उपयोग से संबंधित बस्तान। इंटरनेट पर अनेक प्रकार की गलत, अप्रस्तुत एवं नकल की गई जानकारी उपलब्ध होती है। पाठकों और विद्यार्थियों को ऐसी जानकारी से दूर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त सही और गलत जानकारी को अलग करने के लिए तर्क का उपयोग करना चाहिए। आपको खुद कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि कौन सी जानकारी सही हो सकती है, कौन सी गलत। कोई भी जानकारी विश्वसनीय वेबसाइट पर से ही लेना चाहिए, नहीं तो गलत निष्कर्ष आता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास के बीच अंतर समझाइए। तो देखिए, यहां मैंने लिखा है आर्थिक वृद्धि एक घटना है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि में परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। आर्थिक विकास में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आर्थिक वृद्धि को नापने का कार्य सरल है, आर्थिक विकास को मापने का कार्य निश्चित रूप से कठिन है। आर्थिक वृद्धि तीव्र होती है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। आर्थिक वृद्धि विकसित देशों के साथ संकलित संकल्पना है। आर्थिक विकास विकासशील देशों के साथ संकल्पित संकल्पित कल्पना है। आर्थिक वृद्धि, इसका संबंध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ है, और जबकि आर्थिक विकास का संबंध प्रति व्यक्ति आय के साथ वितरण से है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, आर्थिक विकास के निर्देशांक के रूप में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर समझाइए। तो इस निर्देशांक के अनुसार यदि देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक निरंतर वृद्धि होती रहे तो आर्थिक विकास हुआ ऐसा कहा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय अर्थात देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है, जो फिगर, उसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। इस प्रकार यह निर्देशांक देश की जनसंख्या को ध्यान में रखता है। यदि प्रति व्यक्ति आय नीची दर से बढ़े तो विकास की दर नीची रहती है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ना हो तो विकास में स्थगितता आ गई, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि प्रति व्यक्ति आय घटती हो तो विकास में पिछड़ापन है, ऐसा कहा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या व्यक्ति के भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि लाती है। स्वाभाविक है कि आय में वृद्धि होगी तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जाएगा। अगला है, गरीबी के कोई भी 3 आर्थिक कारण बताइए। पहला है प्रति श्रमिक नीची कृषि उत्पादकता। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अधिक होने का कारण, एक महत्वपूर्ण कारण है कृषि क्षेत्र में श्रमिक की निम्न कृषि उत्पादकता है। यानी कि पर जो
किसान है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। कृषि क्षेत्र में अपर्याप्त टेक्नोलॉजी, शिक्षा एवं तालीम की कमी, पूंजी कमी के कारण क्या होता है कि वो अच्छे बीजों का उपयोग नहीं कर पाता है किसान, अच्छी खाद का उपयोग नहीं कर पाता है, अच्छे यंत्र नहीं ला पाता है, उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उसे किसी की सही शिक्षा प्राप्त नहीं है, इसलिए उत्पादकता घटती है। छोटे एवं गृह उद्योग का अल्प विकास। तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही आर्थिक विकास की व्यूह रचना के भाग के रूप में आधारभूत एवं बड़े उद्योग को महत्व दिया गया। हमारे देश में जो बड़े उद्योग थे उनको अधिक महत्व दिया गया, जो छोटे गृह उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एवं गृह उद्योग जिनका रोजगार, उत्पादन और आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनकी अपेक्षा की गई। तो जो छोटे जो उद्योग है, गृह उद्योग है, इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। यानी जो बड़ा वर्ग था वो विकास से वंचित रह गया, जिससे गरीबी का प्रमाण अधिक देखने को मिला। तीसरा कारण है तेजी से बढ़ते भाव। बढ़ते भाव गरीबी को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। युद्ध, अकाल, नीची राष्ट्रीय आय, तेजी से बढ़ती मांग, उत्पादन खर्च में हुई वृद्धि इत्यादि कारणों से चीज वस्तु, सेवाओं एवं खाद्यान्न सामग्री के भाव में तेज वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, गरीबी को घटाने के कोई भी 3 उपाय बताइए। तो पहला मुद्दा है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना। तो कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में उत्पादकता बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाकर गरीबी को घटाया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी नियर अबाउट 60% जो लोग हैं आज भी कृषि पर आधारित है। इसके लिए कृषकों को सार्वजनिक कार्यक्रम द्वारा सुधरी हुई टेक्नोलॉजी, पर्याप्त प्रमाण में सस्ते दर पर कृषि उत्पादन, सुधरी हुई ढांचागत सेवाएं हेतु पर्याप्त भाव एवं बाजार कृषि संशोधन की जानकारी पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी एमएसपी का जो मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन में, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो पहले जो बिचौलिए खा जाते थे उसके बदले सरकार ने सीधा निर्णय किया गया कि एमएसपी की जो भी प्राइस होगी, जो भी मूल्य होगा, वो सरकार डायरेक्ट किसानों के बैंक में डाल देगी। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी जी, उन्होंने तो अब 1 अप्रैल से ये योजना लागू भी कर दी है। तो इससे क्या होगा कि बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका ज्ञान किसानों को मिलना चाहिए। दूसरा है छोटे पैमानों के उद्योग का विकास। तो भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में, कुल रोजगार में छोटे एवं गृह उद्योग का योगदान अधिक है। छोटे उद्योग, भारत जैसा देश में श्रम प्रधान चीजें अधिक बनती है, पूंजी प्रधान चीजें नहीं बन सकती, इसलिए गृह उद्योग, लघु उद्योग बहुत ज्यादा है। तो इनका अगर विकास किया जाएगा तो स्वाभाविक है इसका लाभ बहुत बड़े बड़ी मात्रा में मिलेगा। असंगठित क्षेत्र का विकास। असंगठित क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जहाँ के जो उत्पादक और विक्रेता जुड़े हुए नहीं है, जिनका कोई पर्टिकुलर संगठन नहीं है, ये अपने अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो असंगठित क्षेत्र में क्या आ जाता है, सब्जी विक्रेता आ जाते हैं, निर्माण क्षेत्र आ जाता है कि मजदूर यानी जो कड़िया काम वाले हम बोलते हैं, कृषि मजदूर आ जाते हैं, हाथ लारी चलाने वाले, ये सब लोग आ जाते हैं। ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधारने में राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्य की परिस्थिति निश्चित करना, जीवन बीमा जैसी सुविधाएं देनी चाहिए। अगला है भारत में नीची मृत्यु दर के कारण समझाइए। तो पहला है जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक विकास के कारण लोगों की आय में बढ़ोतरी होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, स्वाभाविक है। आर्थिक विकास होगा तो जीवन स्तर सुधरेगा। देश में लोग पहले की अपेक्षा उच्च गुणवत्ता वाले अनाज, आवास की पर्याप्त सुविधाएं, आरोग्य के प्रति जागृति, पर्याप्त शिक्षा, ये सब चीजें प्राप्त करने लगे, जिस कारण क्या है, मृत्यु दर घटी है। जानलेवा रोगों पर नियंत्रण। तो देखिए 20वीं सदी के उत्तरार्ध में देश में प्लेग, पीलिया, क्षय, मलेरिया जैसे जानलेवा रोग के कारण मृत्यु दर ऊंचा था। फिर 20वीं सदी के अंत में विकास के परिणाम स्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होने से, रोग प्रतिकारक रस्सी का आविष्कार होने से उपरोक्त रोग के नियंत्रण में सफलता प्राप्त हुई है। पहले बहुत बड़ी संख्या में लोग क्षय यानी कि टीबी से मर जाते थे, मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पीलिया के बहुत लक्षण थे, प्लेग वगैरह के कारण गांव के गांव खाली हो जाते थे। लेकिन जब इनकी दवाएं आ गई, इनकी वैक्सीन आ गई, तो उसके कारण क्या हुआ है कि मृत्यु दर काफी घटा है। अकाल पर नियंत्रण। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण अकाल पर नियंत्रण लाया जा सका है। तो पहले बहुत बड़ी संख्या में अकाल पड़ता था, लाखों लोग मर जाते थे, 1-2 हजारों नहीं, लाखों लोग मरते थे।
बंगाल में जो अकाल पड़ा था 19 द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान, तो भयंकर संख्या में लोग मरे थे, लाशें रोड पर पड़ी हुई थी, कोई उनको उठाने वाला नहीं था, इतनी भयंकर सिचुएशन थी। लेकिन जब विज्ञान टेक्नोलॉजी आ गई तो हमने अनाज का संग्रह करना शुरू किया और अकाल जैसी समस्याओं से बच सके। और भूखमरी के कारण भी जो मृत्यु होती थी उनको भी हम रोक चुके हैं। 1966 में हरित क्रांति होने से देश के अनाज की पूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पहले हमारे देश का प्रोडक्शन बहुत कम था, या लेकिन जब हरित क्रांति आई तो हमने जो लगभग प्रोडक्शन 6 गुना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को भुखमरी के कारण मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कृषि का महत्व स्पष्ट करने वाले 3 मुद्दे बताइए। तो पहला है राष्ट्रीय आय में हिस्सा। सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र की आय को प्राथमिक क्षेत्र की आय माना जाता है, जिसमें कृषि, फसल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब चीजें प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। आर्थिक सर्वे 2011-12 के अनुसार 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 53.1% था, जो 1956 में शुरू हुए औद्योगिकरण के कारण घटता जा रहा है। अब क्या हुआ देखिए, कृषि पर से जो आधारित लोग हैं वो लोग दूसरे उद्योग की ओर जा रहे हैं, कृषि पर जो आधार है वो घटता जा रहा है, उद्योग की मात्रा बढ़ती जा रही है। रोजगार, भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। स्वतंत्रता के समय भारत में 72% लोग कृषि पर आधारित प्रवृत्तियों से जुड़े हुए थे। वर्ष 2001-2002 में कृषि क्षेत्र में 58%, जबकि वर्ष 2014-15 में 49% लोगों को रोजगार देने में सफल रहा। यानी 2014-15 में भी लगभग 50% लोग खेती पर आधारित थे। जीवन स्तर, विश्व में लोगों के जीवन स्तर का प्राथमिक आधार कृषि है। आप कोई भी उद्योग कीजिए, उसका आधार तो कृषि होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल है, आपको कहां से मिलेगा? खेती में से मिलेगा। अनाज की फसल में तमाम खाद्यान्न का समावेश होता है। इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके भारत आत्मनिर्भर बना है। अब हम विभाग ई की ओर आ रहे हैं और इसमें हमको विस्तार पूर्वक समझाना है। पहला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के कारण समझाइए। तो पहले अर्थ समझिए। वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी आपके बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है पर उसका जो मूल्य है वो कम हो रहा है पहले की अपेक्षा। यानी आज आप पगार आपकी बढ़ी है, लेकिन उस पगार में आप पहले की अपेक्षा कम चीजें खरीद पा रहे हैं, तो मुद्रास्फीति है, सीधी सी बात। दूसरा कारण है मांग में वृद्धि, खर्च में वृद्धि। मांग में वृद्धि क्या है? तो अर्थतंत्र में मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है उसे मांग प्रेरित वृद्धि मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तु की मांग में वृद्धि होने के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। देखिए, जब पैसा लोगों के पास ज्यादा आएगा तो वो चीजें ज्यादा खरीदेंगे, यानी मुद्रा ज्यादा होगी तो मांग भी बढ़ेगी। तो मुद्रास्फीति को संपूर्ण रूप से मौद्रिक घटना मानते हैं। इसके उनके मतानुसार देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से लोग की मौद्रिक आय बढ़ती है और आय बढ़ने से लोग वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करते हैं, जिसके समक्ष पूर्ति लगभग स्थिर होने से कीमतों में वृद्धि होती है। यानी आपकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, सप्लाई कम है तो स्वाभाविक है कीमत बढ़ेगी। अगला है सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। भारत जैसे विकास की प्रक्रिया में शामिल देशों में सरकार आर्थिक विकास के लिए तमाम आर्थिक प्रक्रियाओं से जुड़ती है। भारत विकासशील देश है, विकास चलता ही जा रहा है यार, रोज रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, तो सरकार का खर्च है उसमें वृद्धि हो रही है। तो आंतरिक पूंजी ढांचा का सृजन, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने या रोजगार का सृजन करना जैसी प्रवृत्ति में सरकार सार्वजनिक खर्च करती है, जिसके कारण भाव वृद्धि सर्जित होती है। जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें बनाती है उसके कारण भाव बढ़ता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। भारत में प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ती हुई जनसंख्या मांग में वृद्धि का दबाव उत्पन्न करती है। 2% जनसंख्या यानी एक ऑस्ट्रेलिया जैसी जनसंख्या हम लोग हर साल पैदा कर देते हैं, पर इस बात का हमको कोई घमंड नहीं है। तो 2% जनसंख्या वृद्धि हम लोग कर रहे हैं, तो जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो मांग भी बढ़ेगी, और सतत बढ़ती हुई आबादी दैनिक उपयोग की चीज वस्तुओं की मांग में वृद्धि करती है, और बढ़ती आबादी की मांग पूरी ना हो सके तब भाव स्तर में वृद्धि होती है। डिमांड ज्यादा हो तो वस्तु की चीजों में भाव बढ़ना स्वाभाविक है। खर्च में वृद्धि, खर्च बढ़ने के कारण सर्जित मानव मुद्रास्फीति को खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कच्चे माल की कीमतों में, यंत्रों में, बिजली पानी की दरों में, श्रमिकों के वेतन में,
परिवहन खर्च में वृद्धि होने के कारण वस्तु या सेवा की कीमतों में वृद्धि होगी। सीधी वस्तु जैसे लोहे का, स्टील का भाव बढ़ेगा तो सीधी बात है जो भी वाहन है उनका भी भाव बढ़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स का भाव बढ़ेगा तो सीधी बात है मकानों का भाव भी बढ़ेगा। कीमतों की को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है पूर्ति। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के कोई भी 5 कारण समझाइए। देखिए, पहला है जनसंख्या वृद्धि दर। ये सारी समस्याओं की जड़ है जनसंख्या वृद्धि। रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी, बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर, पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति, व्यवसाय शिक्षा का नीचा स्तर। तो देखिए, पहले हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर। तो भारत में जनसंख्या का कद ऊंचा होने से देश की कुल जनसंख्या में खूब अधिक प्रमाण में वृद्धि हुई है, जिससे श्रम की आपूर्ति में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और श्रम बाजार में रोजगार की तलाश में प्रवेश करने वाले नए श्रमिकों का क्रमशः बढ़ता जा रहा है। नए मजदूर आते जा रहे हैं, जिसके कारण पुराने मजदूर उनको कंपटीशन मिल रहा है, किंतु उसके सामने रोजगार की तलाश में प्रवेश करने वाले नए श्रमिकों को प्रमाण क्रमशः बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण रोजगारी देखने को मिलती जा रही है। अगला मुद्दा है रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी। जनसंख्या जिस स्पीड में बढ़ रही है उस स्पीड में रोजगार बना उत्पन्न कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास के वृद्धि दर के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, परंतु आयोजन काल के दौरान आर्थिक विकास का दर बढ़ने के बावजूद रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करने में निष्फलता प्राप्त हुई। बचत एवं पूंजी निवेश का नीचा दर। भारत में आयोजन के वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, लेकिन साथ साथ जनसंख्या वृद्धि दर भी ऊंचा रहा। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय की तुलना में नीची दर पर बढ़ोतरी हुई है। पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति। भारत में पूंजी की कमी है जबकि श्रम विपुल प्रमाण में है। भारत में जो मैन फोर्स है, मैन पावर है, बहुत ज्यादा है, उसके प्रमाण में पैसे कम है। तो हम श्रम प्रधान चीजें बना सकते हैं, लेकिन हम अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको पूंजी प्रधान चीजें बनानी पड़ेगी। जैसे मोबाइल है, व्हीकल है, जो वो सब पूंजी प्रधान चीजें हैं जिसमें लाभ अधिक होता है, लेकिन श्रम का, जिसमें रोजगार का उत्पादन कम होता है, कम रोजगार दे पाते ये उद्योग। ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति को अपनाना अधिक अनुकूल है। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक यांत्रिकरण को अपनाया गया है, जो रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी करता है। यानी पहले खेत जोतने के लिए आपको बैलों का उपयोग करना पड़ता है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से आप 2 घंटे में खेत जोत देते। पहले वही खेत जोतने में आपको 3-4 दिन लगते थे। यानी कुल मिला के जो काम यांत्रिकरण होने से, नई टेक्नोलॉजी आने से, यंत्रों का उपयोग होने से मानव श्रम की जो डिमांड है वो कम हुई है। व्यवसाय शिक्षा का नीचा दर। तो भारत में जो लोग जो हम बाहर निकलता है, जो युवा वर्ग पढ़ के, उनके पास स्किल नहीं होता है, और वो उनके पास डिग्री होती है, स्किल नहीं होता है। जब आपके पास कोई कौशल नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगा, तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। डिग्री के दम पे आपको नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या है, डिग्री के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं, हम लोग कुछ सीखते नहीं है। और ये दुनिया के लगभग देशों ने इस चीज को नोटिस किया है और हमको भी इसमें सुधार लाना चाहिए। हमारे पास इसके लिए अब चाइना हमसे क्यों आगे, क्योंकि चाइना में जो व्यक्ति है उसकी स्किल इंडिया भारतीय मजदूर कारीगरों की अपेक्षा 3 से 4 गुना, यानी वो 3 से 4 गुना ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी के प्रमाण के लिए क्षतियुक्त शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है। भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद कमरों में चलाई जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज है तो आप स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के साथ उनको संपर्क में लाना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने में बिल्कुल निष्फल रही है। इसलिए शिक्षा प्राप्ति करने के बाद भी व्यक्ति स्वरोजगार प्राप्त कर सके, इतना भी व्यावसायिक क्षमता उसमें नहीं होती। यानी सपोज में आप लोग बीकॉम कर लो, पर इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं आ रहा है कि जिसके दम पे आप 2 वक्त की रोजी रोटी कमा सके। तो कुछ भी हो सकता है। आपने बीकॉम कर लिया, उसके साथ साथ सब सपोज आपने मोटर बाइक रिपेयरिंग का काम सीख लिया हो, या तो वो एक प्रकार का स्किल है जो आपको रोजगार देगा। मगर हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है, बराबर। चाइना, जापान जैसे देशों में बच्चों को प्राइमरी क्लास से ही टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, इसलिए वो ज्यादा स्किलफुल होते हैं।
और इसके कारण क्या होता है, हमारे पास क्या रहता है, कागज का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं डिग्री, जो हमको कहीं पे रोजगार नहीं दे पाता और हम बेरोजगार बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म दर का अर्थ बताकर भारत में ऊंची जन्म दर के सामाजिक प्रबलों के कारण बताइए। तो जन्म दर का अर्थ समझिए, प्रत्येक वर्ष प्रति 1,000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बालकों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। तो पहला इसका कारण है सार्वत्रिक विवाह प्रथा। भारत में विवाह यह धार्मिक संस्कार है, विवाह ना करने वाले व्यक्ति के प्रति समाज संज्ञा की दृष्टि से देखता है, यानी हमारे यहाँ शादी करना अनिवार्य है, इस तरह की परिस्थिति है। इससे बचने के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष अनिवार्य रूप से विवाह के बंधन में जुड़ता है, क्योंकि अगर विवाह नहीं करेगा तो समाज उसको गलत दृष्टि से देखता है। तो ना छूटे व्यक्ति को शादी करना ही पड़ता है। विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रत्येक स्त्री विवाह करती है। विकसित देशों में क्या होता है कि वहां विवाह हुआ तो हुआ, नहीं तो जय बजरंगबली, बाद में वो लोग शादी नहीं करते, उनका जीवन चल जाता है। जबकि भारत देश में ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है। तो ये जो सार्वत्रिक विवाह की प्रथा से क्या होता है, विवाह करोगे तो बच्चे भी जन्म लेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। कम उम्र में विवाह और विधवा पुनः विवाह। देश में बाल विवाह विरोधी कानून होने के बावजूद कई क्षेत्रों में बाल विवाह होते हैं, ये कॉमन चीज है। फिर जब बाल विवाह हो जाएगा, कम उम्र में विवाह होगा, तो जल्दी जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी, ये स्वाभाविक है। विशेष तौर पर स्त्रियों के कम उम्र में विवाह करने से उनका गर्भ विधि का काल खूब लंबा होता है, जिसके कारण वे अधिक बच्चों को जन्म देने में सक्षम देती है। परिणाम स्वरूप जन्म दर हमको ऊंचा देखने को मिलता है। पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा। तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है हमारे देश में। कई परिवार पुत्र मोह में वसीभूत होकर के अनेक पुत्रियों को जन्म देती है। पुराने समय बहुत देखने को मिलता था कि 4-5 लड़कियां होती थी और एक लड़का होता था, एक लड़के के इंतजार में लड़कियों की लाइन लग जाती थी। तो इस तरह की जो मेंटालिटी, जो मानसिकता है, उसके कारण जनसंख्या बढ़ती है। संयुक्त परिवार प्रथा। भारत में ग्रामीण विस्तार में संयुक्त परिवार प्रथा व्यापक प्रमाण में प्रचलित है, यानी सभी परिवार जो चाचा ताऊ के सब एक साथ रहते हैं, बड़ा पूरा परिवार होता है जिसे हम जिला घोषित कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े परिवार होते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ बालकों के पालन पोषण की आर्थिक जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों पर बढ़ जाती है। शहर में क्या है कि पति पत्नी है, दोनों जॉब करते हैं, तो एक बच्चा अगर हुआ तो उसको पालने पोसने का भी उनको झंझट होगा, तो एक दो बच्चे के बाद फुल स्टॉप आ जाता है। जबकि गांव में क्या है कि बच्चे के जन्म के बाद उसको पूरा बड़ा पूरा परिवार है उसकी देखभाल करने के लिए। तो क्या होता है कि बच्चा बोझ रूप नहीं लगता, उसका पालन पोषण बड़े ढंग से हो जाता है। अगला है प्रश्न हमारा, शहरीकरण की सकारात्मक असर समझाइए। तो पहला है सकारात्मक असर, ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, शिक्षा, आरोग्य, बैंकिंग, यातायात, संदेश व्यवहार, बीमा, बिजली जैसी ढांचागत सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी होने से क्षेत्रों में रोजगार के कई अनेकों गुना अवसरों का सर्जन हुआ है। और रोजगार में वृद्धि होने के कारण लोगों को चीज वस्तुएं खरीदने की खरीद शक्ति भी बढ़ी है। गरीबी में कमी। गरीबी और बेरोजगारी परस्पर एक दूसरे के साथ संलग्न है। शहरों में क्या होता है कि सेवा क्षेत्र है, उद्योग है, इसका विकास होने से रोजगार के कई बड़े बड़े अवसर यहाँ पर मिलते हैं। सांस्कृतिक विकास। शहरों में उच्च शिक्षा की तमाम सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध होने से लोग शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और समाज को सुसंस्कृत समाज की रचना करने में योगदान दे सकते हैं। देखिए शहर में क्या है, देखिए जिसका पेट भरा होगा, जिसकी आवश्यकताएं पूरी होगी, वो संस्कृति और कला की ओर ध्यान देगा। ये पोजीशन का है शहरों में। शहरों में जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम है, तो कला और संस्कृति के विकास में वो लोग काफी भूमिका निभाते हैं। अत्याधुनिक आरोग्य विषयक सेवाएं। शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शहरी जनसंख्या में वृद्धि होने से शिक्षा के साथ साथ आरोग्य विषयक सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। आज अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कई विस्तारों में देखने को मिलते हैं। हर एक विस्तार में यानी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमको देखने को मिलते हैं। सामाजिक असर, आधुनिक विचारधारा। गांव की अपेक्षा शहरों में शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के कारण संदेशा व्यवहार को उपयोग लगातार बढ़ता गया है। लोगों में आधुनिक विचारधारा व्यापक प्रमाण में बढ़ने से विश्व में आ रही तेजी से बदलाव का वे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया में जो भी नया चेंज आता है, शहर में रहने वाला व्यक्ति उसको आसानी से स्वीकार कर लेता है।
ऊंचा जीवन स्तर, शहरीकरण के कारण आय में वृद्धि तथा अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाओं के कारण ग्रामीण विસ્તાरों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा शहर में रहने वाले लोगों के जीवन का स्तर ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है, गुजरात में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या नीचे दी गई आंकड़ा की जानकारी को स्तंभ आकृति में दिखला करके विश्लेषण कीजिए। देखिए डेटा दिया गया है, ये हमने ग्राफ बनाया है, देख के आप कॉपी कर सकते हैं। तो अब उसका मैं एनालिसिस कर रहे हैं डेटा का। 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 954 थी। 1931 में 945, यानी क्रमशः घटती जा रही है। वर्ष 1961 में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम थी। उपरोक्त चित्र के अनुसार थोड़े थोड़े वर्षों में स्त्रियों की संख्या क्रमशः घटती जा रही है। तो दोस्तों यहाँ ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने पूरा किया है। आई एम श्योर काफी आपको मजा आया होगा। 2 बार 3 बार देखिए, वीडियो को देखिए, सुनिए, तो आपको ये विषय है ये काफी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और मैं वीडियो के अंत में फिर से कहूंगा दोस्तों, ये अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।